Today we will do our poem, The Wall Poem by John Berryman. First, we will talk a little bit about the poet John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. He is best known for Dream Songs 1969, which was a sequence of 385 poems. He also won Pulitzer Prize for Dream Songs. He also won National Book Award. And when he was raised until age of 10, when his father John Smith, a banker, and his mother Martha, a school teacher, moved to Florida. हार्डली 10 साल के थे जब वो फ्लोरिडा मूव कर गए. In 1926, in Clearwater, Florida, when Berryman was 11 years old, his father shot and killed himself. उनके फादर ने सुसाइड कर लिया. Smith was jobless at that time and he and Martha were filing for divorce. घर में कुछ परेशानियां थी, टफ सिचुएशंस थी, दोनों में क्लैशेस थे, इनकम नहीं थी, इनकम कम थी, तो उनके बीच में क्लैशेस भी थे, डिफ़िकल्टीज़ थी. तो इसी सिचुएशंस के चलते उसके फादर ने जो है वो सुसाइड कर लिया. Berryman was haunted by his father's death for the rest of his life and wrote about his struggle to come to terms with it in much of his poetry. So when you will go through from this poem, then you will learn कि वाकई में उसकी लाइफ में उसने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें गो थ्रू की होंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और क्या टफ टाइम उसने फेस किया होगा. ड्यू टू दैट रीज़न उसकी पोइट्री में इतना टच है, इतना ह्यूमन, जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो सॉरोज हैं, पेन्स हैं, मिजरीज हैं, उनका टच है. ओके, let me introduce you this poem. The poet John Berryman, through his poem, The Wall Poem, has described the reality in life, which everyone has to face one day. इसमें वो उस रियलिटी की बात करते हैं जो हर एक इंडिविजुअल को एक दिन अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है ना. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. उनके फादर बीट नहीं कर पाए थे टफ सिचुएशंस को और उन्होंने गिव अप कर दिया, सुसाइड एडमिट कर लिया, और उसके बाद उनकी फैमिली कितना सफ़र की, जिसका जो सेटबैक था वो उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ झेला है जॉन बेरीमैन में. और उन्होंने अपनी जितनी भी राइटिंग्स हैं उनमें उस चीज़ को मतलब इस तरह से इनकलकेट किया, इस तरह से पैन डाउन किया है कि व्हेन एवर वी विल रीड हिज पॉइंट्स वी विल गेट एन आइडिया कि उन्होंने लाइफ में कितना सफ़र किया होगा और किस तरह की उनकी लाइफ में सॉरोस और मिजरीज आई और उन्होंने उन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड अप किया फिर से, है ना. एंड देन now we will start this poem, The Wall Poem and its explanation. Let me tell you. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Now, merrily here means happy. Merry means happy. Bouncing means jumping up and down. Here poet wants to say that कि एक boy है जिनकी वो बात कर रहे हैं who lost his ball, and poet wants to know about that boy and his reaction कि उसकी बॉल गुम हो गई है, अब उसका रिएक्शन कैसा होगा अपने उस लॉस के ऊपर जो उसको लॉस हुआ है. Furthermore, he asked himself that what this boy will do after losing his ball. और फिर से वो जानना चाहते हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि उनकी अपनी एक चीज़ खो गई है उस बच्चे की, तो उसका रिएक्शन क्या होगा उसके बाद, वो कैसे उस चीज़ के साथ एडजस्ट करेगा, कैसे उस लॉस को बेयर करेगा. एंड पोएट सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. उन्होंने देखी अपने आप में उस बॉल को जाते देखा कि वो बच्चे से किस तरह से दूर जा रही है. बॉल बड़े आराम से बाउंस करते करते, जंप करते करते वो स्ट्रीट में से गुजर रही है और आगे जाके वो एक रिवर में गिर जाती है.
जैसे ही बॉल बच्चे के हाथों से छूटती है तो वो ऐसे बाउंस करते 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 आगे जाके रिवर में गिर जाती है। फाइन। No use to say, "Oh, there are other balls." An ultimate shaking grief fixes the ball. As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him. Attempt another ball is worthless now. He senses first responsibility. Here, grief means sorrow, rigid means fixed, trembling, shaking, हार्बर डॉक या पॉट जो समुंदर के किनारे बना होता है, इंट्रूडर इन्वेडर जो जबरदस्ती से किसी के घर में घुस आता है जैसे, डिम इन यूएसए जो करेंसी है 10 सेंट्स को डिम बोलते हैं, वर्थलेस मतलब यूजलेस। फाइन। नाउ हियर पोइट वांट्स टू से कि जो देर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग दिस बॉय। अगर हम इस बॉय को कंसोल करेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी बॉल गुम हो गई, दिस एंड दैट, कोई बात नहीं, और पैसे से नई बॉल आ जाएगी, तुम्हारे पास ऑलरेडी देखो ना कितनी बॉल है। हम बच्चों को ऐसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं ना जब उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तुम्हें और बॉल मिल जाएगी, है ना। ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड। लेकिन पोइट ये फील करें कि कोई फायदा नहीं है उनको कंसोल करने का उस बॉय को, क्योंकि उसने फील किया कि बच्चा बहुत ही सैड फील कर रहा है विद दैट हैपनिंग। ही इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉरो। पूरी तरह से वो ग्रीफ स्टिकन हो गया। ही इज सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल। और उसको क्यों इतना दुख हो रहा है कि उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें थी, वो जाके जो पानी में गिर गई उसके साथ, बॉल के साथ। Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories. और उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी वो यादें जुड़ी हुई हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। Of times when he owned it, जब उसने वो बॉल ली थी, जब से उसकी लाइफ में वो बॉल आई थी, तब से उसके साथ उसने बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो वीव की हैं और वो चीजें उसको परेशान कर रही हैं। This loss is unbearable for he is grief stricken। और उसके लिए ये लॉस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अनबियरेबल हो रहा है कि मैं ये सह नहीं पा रहा है वो बच्चा इस लॉस को। and he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy ball। और पोइट उस बॉय को ये भी नहीं कह सकते कि तुम थोड़े और पैसे लेके नई बॉल खरीद लो, क्योंकि वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बात सिर्फ पैसों की या बॉल की नहीं है, बात उसके इमोशंस की है, बात उसकी बिलोंगिंगनेस की है, बात उसके मेमोरीज की है जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है सिंस द टाइम व्हेन ही ओन्ड इट, जब उसने वो खरीदी थी। He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy। क्योंकि उसको ये पता है कि जब हम उसको नई बॉल लाके देंगे तो उसमें वो जो अपनापन उसके इतने टाइम से उसके साथ जो उसने बॉन्ड बनी थी, वो थोड़ी ना एक दिन में उस खरीदने से बॉल के साथ वो मिल जाएगी। तो इसीलिए वो उसकी सौरों को फील कर रहे हैं और वो उसको ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड बेटर कि कोई चीज उस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज उसने अपनी लाइफ में जो डिफिकल्ट टाइम फेस किया है इसीलिए वो इन चीजों को इतने अच्छे से समझ सकते हैं। फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइम has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things। साथ में वो एड ऑन करते हैं कि इस चीज से हमें एक और वैल्यू मिलती है कि वट एवर वी ओन, हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ। हमें अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हल्की सी लापरवाही से, हल्की सी गलती से हम अपनी चीज को खो देते हैं और उसके बाद हम ग्रीफ स्ट्रिकन हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। इवन वी कैन बाय विद दैट थिंग्स विद मनी। क्यों? क्योंकि हम इमोशन से जुड़े होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज की बात होती है। इन एंड देन in a world of possession, people will take ball. Balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up, पोजेशन। हेयर पोजेशन मीन्स ओनरशिप। हम किसी चीज का, जैसे कोई भी किसी की कोई प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी चीज किसी की,
ओन करता है, जो वो उसका पोजेशन होता है कि ये चीज मेरी है। एक्सटर्नल हेयर थिंग्स विद विच फीलिंग आर नॉट अटैच। एक्सटर्नल मतलब हम फीलिंग से अटैच नहीं होते हैं उन चीजों के साथ। डेस्परेट मतलब होपलेस यहाँ पे। एपिस्टेमोलॉजी, अ ग्रीक वर्ड, एपिस्टीम मीन्स नॉलेज। जैसे वो एंड में बात करते हैं कि इससे उसको नॉलेज मिलेगा कि कैसे हमें अपनी चीजों को केयर करना चाहिए। ओके, एंड देन yeah. The boy has to learn that in the materialistic world, many of us belongings will be lost. और उस बॉय को ये सीखना चाहिए इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, जिसमें बस लोगों को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्यों बोला जाता है कि आजकल इंसान को इंसान से ज्यादा चीजों से प्यार है, इसीलिए इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोला जाता है। फाइन। तो उसको ये याद रखना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक दिन हमें अपनी चीजों को खोना पड़ता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक है चाहे वो नहीं है मटेरियलिस्टिक। तो वही यहाँ पे बात बॉल की नहीं है, बात इमोशंस की है, बात हमारी बिलोंगिंगनेस की है। तो यहाँ पे जो बॉल है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंगनेस। जो उसकी बिलोंगिंग्स है ना, उसको पर्सोनिफाई करने के लिए उसने बॉल का नाम, बॉल बॉल एक जस्ट एक मतलब उन्होंने यूज किया है वर्ड अपनी बिलोंगिंग्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो इसको पर्सोनिफाई किया है बॉल को, वो बात एक चीज की नहीं है, बात इमोशंस की है। बी इट द वर्ल्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप he is in possession of, so he says he has to learn to live without them, no matter what he says. No one can buy back such things for him. और उसको ये सीखना है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं, चाहे कोई चीज है या कोई रिलेशनशिप है, ही इज इन पोजेशन मतलब जो जिसको वो ओन कर रहा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा पापा है, ये मेरी टॉय है, ये मेरा बॉल है, ये मेरा बैट है ना, एनीथिंग। ही says that he has to learn to live without them no matter what. उसको इन सब चीजों के बिना भी अल्टीमेटली ही मस्ट लर्न टू लिव विदाउट एनीथिंग। चाहे वो उसके रिलेशंस हैं, चाहे वो उसकी मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे वो चीज हम पैसों से बाय कर सकते हैं, चाहे वो चीज हम पैसों से बाय नहीं कर सकते हैं। एट द एंड यू मस्ट नो हाउ टू सर्वाइव। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट लाइफ इज अबाउट टू मूव ऑन। If it does buy you some materialistic things, still it will not be able to buy the sense of belongingness. अगर हम बात करें कि जस्ट अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजें कि भाई क्या होता है, अगर एक बॉल गुम हो गई दूसरी ले लेंगे। हाँ, अगर हमारा अपना कोई लाइफ से चला जाए, उसको कुछ हो जाए, तो वो हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे बॉल की ही हम बात कर रहे हैं कि बॉल तो हम खरीद ली, लेकिन क्या जो बॉल के साथ हमारी बॉन्डिंग थी, जो हमारी बिलोंगिंगनेस थी, जो हमने जब से वो हमारी लाइफ में थी, उसके साथ जो हमारी मेमोरीज थी, वो तो हम बाय नहीं कर पाए ना उस बॉल के साथ। तो दैट्स वाई वी मस्ट लर्न कि हमारी लाइफ में एट द एंड कुछ भी हो जाए, वी मस्ट नो हाउ टू सर्वाइव विदाउट एनीथिंग। ही सेज दैट, जैसे क्योंकि उन्होंने छोटी सी एज में बहुत बड़ा ट्रॉमा फेस किया है, जब उनके फादर, उनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, तो कैसे उन्होंने सर्वाइव किया है, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं इस फोन में लिखी हुई हैं, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू ऑलरेडी। He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. किस तरह से हमारे जो लॉस होते हैं लाइफ में, उनके अगेंस्ट हमें खड़ा होना आना चाहिए, अल्टीमेटली हमें सर्वाइव करना आना चाहिए। दिस मीन दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, which state that you have to accept the miseries of life and stand up again. मतलब हमें लाइफ की जो रियल ट्रुथ है कि अल्टीमेटली एक टाइम आता है, हम बचपन में कभी ये सोच नहीं सकते कि हमारे पेरेंट को कुछ होगा, फाइन। लेकिन जब हमारे साथ ऐसे एक स्टेज आती है, एक दिन सबको जाना है, जैसे हम कहते हैं वो जाएंगे हम भी जाएंगे, एक बट अगर हम इमेजिन भी करें हमें बड़ा हर्ट होता है, नहीं नहीं नहीं, हम तो उसे सपने में, अगर सपना आ जाता तो उठ के रोते हैं, फाइन। लेकिन दिस इज द रियलिटी कि एक दिन जो इंसान बॉर्न हुआ है, एवरीबॉडी एवरीवन इज बॉर्न टू डाई, है ना। तो हमें इस रियलिटी के, लाइफ की जो रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और लाइफ में जो भी हमें मिजरीज आए, सोरोज आए, उसके अगेंस्ट स्टैंड करना आना चाहिए। फिर से खड़े हो, फिर से आगे बढ़ो लाइफ में। लाइफ इज अबाउट टू मूव ऑन। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ।
The harsh truth of standing up against the odd mysteries of life that everyone has to bear. और जो हार्श ट्रूथ है वो यही है कि हर इंसान की लाइफ में मिजरीज आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू बेयर एंड यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट, और आपने फिर से खड़े होना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है. Now we will talk about few literary devices, fine, used in this poem. Number one, we will talk about anaphora. Fine. You people can you people can keep your book with you and use pencil or pen and mark your poetic devices in your book and write its name over there only. Anaphora. Number one, anaphora. Anaphora. What is anaphora? Anaphora is the use of repeated word in two or more lines. जब हमारा कुछ वर्ड होता है, वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं एक लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, बीच बीच में वो कहीं कहीं पे सेम वर्ड जो है वो रिपीट होता है, देन वी कॉल इट anaphora. For example, what is the boy? What word is repeating in this poem? Fine. So that is your, जैसे merrily word है, merrily bouncing, merrily over. ठीक है, merrily word is also repeating. Fine. बीच बीच में पोइम में कहीं कहीं पे जो सेम वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज एनाफोरा. नाउ वी विल टॉक अबाउट एजोनेंस. Repeated use of vowel, as I had already explained about कि what is anaphora and sorry assonance. And assonance is the type of alliteration जहाँ पे हम sound repetition की बात करते हैं. तो assonance further उसमें categorize करते हैं जब तो हम बात करते हैं vowel और consonant sound की. तो जब when we talk about vowel sound, then we call it assonance. For example, boy, now, who, lost. In this line, in these words, o vowel जो है वो repeat हो रहा है. Fine. So we will call it assonance. Next we will talk about imagery. When poet says merrily bouncing down the street, इस लाइन में कैसे imagery है, और already I had explained, imagery means that appeal to your senses. जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, when poet says merrily bouncing down the street, कि मैंने देखी थी उसकी बॉल जो थी वो जा रही थी, मीन्स जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो वैसे ही हमारे माइंड जो है इसकी इमेज क्रिएट कर देता है. हमने देखी वो बॉल कैसे बाउंस करती 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 जा रही थी और आगे जाके रिवर में जाके गिर गई. तो जो भी चीज हमारे मतलब एक पिक्चर क्रिएट करे, सेंसेस को अपील करे, ठीक है, विजुलाइज करने पे हमें मजबूर कर देते हैं, सेंसेस जितने भी हमारे फाइव सेंसेस उनको अपील करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इमेजरी. नेक्स्ट इज योर रेपिटिशन. रेपिटिशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, एज इट्स नेम इंडिकेट्स, रेपिटिशन, रेपिटिशन ऑफ वर्ड. जैसे व्हाट वर्ड रिपीट हो रहा है, दैट इज रेपिटिशन. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एलिट्रेशन. यूज ऑफ साउंड. अगर हम नोटिस करेंगे इस पोएम में यूज ऑफ साउंड ऑफ बी. Otherwise, what is the definition of alliteration? Alliteration is the repetition of the initial sound. कोई भी वर्ड जो हैं जो शुरू हो रहे हैं एक लाइन में, उनका जो बिगनिंग साउंड होता है वो रिपीट होता है. वर्ड्स कॉन्टिन्यूटी में भी हो सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स भी हो सकते हैं. एक वर्ड को छोड़ के फिर नेक्स्ट वर्ड है जो पहला और तीसरा है उनकी साउंड जो है वो मैच हो रही है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल. Use of B sound at the start of two consecutive words. Already I told you. Buys a ball back. Buys a ball back में अगर if you will notice, B buys ball B back B. Fine. So here it is alliteration. Again if I'll talk about assonance, तो assonance सिर्फ एक O vowel वाला नहीं है, आगे जाके E vowel का भी assonance यहाँ पे है. Assonance की एक एग्जाम्पल है जहाँ पे he is learning well behind his desperate eyes. यहाँ पे हमारे पास E साउंड जो है वो बार बार desperate eyes, एक desperate eyes में हमारा personification भी है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे सिर्फ desperate eyes की, तो desperate eyes जो है वो personification भी है. बट अगर हम पूरी लाइन देखें तो वहाँ पे he, learning, well, behind, है ना. तो desperate eyes मतलब E जो है वो continuously जो है वो repeated sound उसकी यहाँ पे आ रही है. नेक्स्ट repetition. बॉल वर्ड इज रिपीटेड, जो कंप्लीट वर्ड आपको रिपीटेड दिख रहा है दैट इज रेपिटेशन. एंड अदर थिंग, अगर वो पूरी पोइम में बीच बीच में रिपीट हो रहा है दैट इज एनाफोरा ऑल्सो. ठीक है. Rhyming scheme. There is no rhyming scheme followed in the poem.
इट्स अ फ्री वर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इफ यू विल सी हियर, फाइन। एंड देन वन मोर लिटरेरी डिवाइस वी विल टॉक अबाउट, ये रेपिटिशन, एजोनेंस, इस तरह अलिट्रेशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, फाइन। अभी तक की पोइट्रीज में हमारे पास जो न्यू आया है दैट इज अ सिंडिटॉन। अ सिंडिटॉन, नो यूज ऑफ कंजक्शन इन अ सेंटेंस। कंजक्शंस का यूज करना पड़ता है हमें सेंटेंसेस के बीच में, बट व्हेन देयर इज नो यूज ऑफ कंजक्शन, मतलब कंजक्शंस का यूज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वहां पे ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है, तो तब हम कहते हैं इट इज अ सिंडिटॉन। सिंडिटॉन, इसमें भी हम कंजक्शंस के ऊपर भी इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस है सिंडिटॉन, सिंडिटॉन, पॉलीसिंडिटॉन, वो भी हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट यू जस्ट लिसन अबाउट सिंडिटॉन, ठीक है। अ टिम, कॉमा, अनदर बॉल, कॉमा इज वर्थलेस। यहाँ पे कॉमा 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 यूज हुआ है, बट यू नो द फैक्ट कि जब हम एक बार कॉमा यूज करते हैं, सेकेंड बार कॉमा यूज करते हैं, तो लास्ट टर्म से पहले हम एंड यूज करते हैं कंजक्शन। लेकिन जब एंड यूज होना था, पोइट ने एंड यूज नहीं किया, वहां पे भी कॉमा यूज कर दिया, तो इट मीन्स कि पोइट ने विलिंगली उस कंजक्शन को रिमूव किया है, ठीक है। तो जब भी हमारी कंजक्शंस को हम ओमिट कर देते हैं यूज का, उनका यूज जो है, तो हम इसको बोलते हैं असिंडिटॉन, ठीक है, फाइन। So this was your poem.